नमस्ते भाभी, हम आ गए। कैसी हैं आप? अरे दीदी आप आइए, बैठिए ना। भाभी बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से कुछ ठंडा खाने पीने के लिए ला दो। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है भाभी। कूलर एसी कुछ तो चला दो। अरे मैं तो भूल ही गई, इस गरीब झोपड़ी में एसी ही नहीं है। वो दीदी इतने पैसे ही नहीं हो पाए कि हम कूलर लेकर आए, इसीलिए सिर्फ पंखे में सो जाते हैं। फिलहाल आप ऐसे ही काम चला लीजिए, मैं आपके लिए कुछ और इंतजाम करती हूँ। तब काजल सत्तू का शरबत परोसती है। ये सब क्या है भाभी? आपको पता है आपकी 3 अमीर प्रेग्नेंट नंद घर पर आई हैं और आप हमें ये सत्तू का शरबत पिला रही हैं। अरे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडा तो दीजिए। दीदी मुझे आप तीनों के बच्चे की बहुत फिक्र है। कोल्ड ड्रिंक तो बाहर का होता है, इससे गैस भी बन सकती है आपको, इसीलिए मैंने सत्तू का शरबत बनाया। ये ठंडा होता है और इससे आपको और बच्चे को कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है भाभी, लेकिन इस वक्त हमें 36 तरह की क्रेविंग्स हो रही है कुछ ना कुछ खाने की, इसीलिए आप मुझे आम की आइसक्रीम खिला दो। भाभी मुझे तो आम खाने की क्रेविंग हो रही है। और भाभी मुझे तो आइसक्रीम वाला फालूदा खाना है, मुझे वो खिला दीजिए। दीदी ये शाम को आएंगे तो मैं उनसे बोल दूंगी कि आपके लिए ये सब ले आएंगे। हे भगवान, घर में इतने पैसे नहीं है, हम मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं, लेकिन अब यहाँ गर्मी में 3 प्रेग्नेंट नंदों की 36 तरह की क्रेविंग्स की ख्वाहिशों को पूरा करना पड़ेगा। पता नहीं हम कर भी पाएंगे या नहीं। भाभी क्या सोच रही हो, खाने को दोगी या सिर्फ सत्तू का शरबत ही पिलाना था? बस दीदी लाई दाल चावल। दाल चावल? आप हमें प्रेगनेंसी में दाल चावल खिलाएंगी? सिर्फ इसे खाकर हम उल्टी कर देंगे। नहीं भाभी, हम तीनों ये नहीं खा सकते, हम तीनों का चाइनीज खाने का मन है। ऐसा करो आप हमारे लिए चाउमीन बना देना, हम तीनों को बहुत पसंद है। दीदी फिलहाल मैंने दाल चावल बना दिया है, आपको उल्टी बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उसके साथ मैं आपको कच्चे आम का अचार खिलाऊंगी, जिसे खाकर आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा और क्रेविंग्स भी पूरी हो जाएंगी। और चाउमीन भी शाम को बना दूंगी। ठीक है। ये कहकर काजल तीनों प्रेग्नेंट नंदों को दाल चावल के साथ आम का अचार खिलाती है, जिसे खाकर उन्हें अच्छा लगता है। वाह, दाल चावल तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं और उल्टी जैसा मन भी नहीं हो रहा। हाँ भाभी, आम का अचार तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं कुछ महीनों के बाद घर ले जाऊंगी, या तो आप और बना देना। भाभी मैं भी अपने घर ले जाऊंगी। और मैं भी। चलो अच्छा हुआ तीनों दीदी ने आराम से खाना खा लिया। इतने में तीनों बहनों का भाई राजेश मजदूरी करके घर आता है। अरे पूजा, खुशी, तान्या, आ गई तुम तीनों। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। खेत के ताजे ताजे तरबूज, आम और जामुन, जो तुम तीनों को बहुत पसंद है। वाह भैया, आपको अभी तक याद है कि हमें क्या पसंद है। हमें बस इसी की क्रेविंग हो रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा गरीबी की वजह से भाभी फिर बोलती कि शाम को भैया आएंगे तो लेते आएंगे। अभी हमने आइसक्रीम और फालूदा लाने की भी बात कही। वही तो, पर चलो अच्छा है, मेरे आम तो आ गए। अच्छा, तुम दोनों को किस चीज की क्रेविंग हो रही है, बताओ। मैं बताती हूँ, एक दीदी को आइसक्रीम वाला फालूदा खाना और एक दीदी को आइसक्रीम। ठीक है, मैं अभी दोनों चीज ले आता हूँ। राजेश घर से बाहर जाता है तो पीछे काजल आ जाती है। अजी आपके पास तो पैसे नहीं है फिर? सोच रहा हूँ किशन लाल से 1,000 रुपए उधार ले लूँ। रहने दीजिए, आप जो आम लाए हैं उससे 2 घंटे में आइसक्रीम बन जाएगी, मैं बना दूंगी। आप बस फालूदा खरीद कर ले आइए, मेरे पास 30 रुपए हैं। जितना आए उतना ले आना। पर पता नहीं मैं तीनों नंदों का मायके में उनकी क्रेविंग्स को लेकर ध्यान रख भी पाऊंगी या नहीं। अभी तो वो बस आई हैं, 2-3 महीने पहले से तो जाएंगी नहीं। तुम निश्चिंत रहो, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। तब बेचारा राजेश गर्मी में 30 रुपए का आधा गिलास फालूदा ले आता है और काजल आइसक्रीम बनाकर पड़ोस के फ्रिज में रखवा देती है। फिर राजेश अपनी बहू को फालूदा आइसक्रीम देता है। वाह, अब मेरी फालूदा की क्रेविंग कंप्लीट हो जाएगी। और भैया मेरी आइसक्रीम? दीदी 1 घंटे बाद आपको आपकी आइसक्रीम मिल जाएगी, जब तक आप आराम कर लीजिए। हद है, इस गर्मी में हम क्या आराम करें, कूलर भी नहीं है। मैं हवा कर देती हूँ। कुछ ही देर में तीनों नंद अपनी पसंद की आइसक्रीम और खाना खाकर लेट जाती हैं और काजल हाथ पंखे से हवा करती है। काजल 2-3 घंटे तक हवा करते करते थक जाती है। तब राजेश जुगाड़ करके फर्राटा पंखा ले आता है, जिसके बाद काजल भी खाना खा पाती है और शाम को अपनी तीनों नंद के लिए कम पैसों के चक्कर में बाहर से सब्जी लेकर आती है और आटे की चाउमीन बनाती है। लीजिए दीदी, मैंने आपके लिए चाउमीन बना दी है। ये क्या भाभी, हमने आपसे चाउमीन बनाने को कहा था, आपने हमारी क्रेविंग्स की धज्जियां उड़ा दी। अरे हम तो फालतू में अपने मायके आ गए। वही तो, कितनी लड़कियां अपने मायके में गर्भवती के समय में आती हैं और भाभी उनका ख्याल रखती हैं। और अगर आज हमारी माँ होती तो हम तीनों की सारी ख्वाहिश पूरी कर देती, लेकिन आपके बस में कहाँ है हमारी 36 तरह की क्रेविंग्स को पूरा करना। ऐसी बात नहीं है दीदी। तो फिर आपने आटे की चाउमीन क्यों बना दी? दीदी कुछ पैसों की कमी और ज्यादा
आपकी और आपके बच्चों की फिक्र है, क्योंकि बाहर का मैदा और गंदे तेल मसाले खाकर आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। बस इसीलिए मेरे हाथ की हेल्दी चाउमीन खाकर तो देखिए। बस कीजिए, टिश्यू मत बहाइए, खा रहे हैं। क्रेविंग्स के नाम पर कुछ भी मिल रहा है। अब तीनों नंद आटे की चाउमीन खाते ही खुश हो जाती हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग, इट्स रियली टेस्टी। हाँ भाभी, ये तो अच्छा बन गया। और है क्या भाभी? हाँ हाँ दीदी, और है, लीजिए ना। धन्यवाद भगवान जी, जो मेरी तरकीब काम कर गई। इसके बाद तीनों नंद पंखे के आगे मच्छरदानी में सो जाती हैं और भैया भाभी गर्मी में मच्छरों के बीच सोते हैं। समय गुजरता है। गरीब भाभी अपनी तीनों गर्भवती नंद का बहुत ख्याल रखती हैं। कभी उनका गोलगप्पे खाने का मन होता है तो गोलगप्पे घर में बनाकर खिलाती हैं। लगभग उनकी 36 तरह की क्रेविंग्स में जो भी तीनों प्रेग्नेंट नंद का खाने का मन करता है, गरीब भाभी सब कुछ बनाकर खिलाती हैं। चाहे घर में राशन हो या ना हो, वो उधार राशन लाकर भी मटर पनीर, दाल मखनी इत्यादि बनाती थी और तीनों नंद के लिए गाय का दूध भी बांधा था। एक बार तो लाइट जाने पर काजल तीनों को रात भर हवा करती रहती है, जिससे उसके चेहरे पर काले गड्ढे हो जाते हैं। बस करो काजल, तुम थक गई होगी, अब तुम भी आराम कर लो। ऐसे जगी क्यों हो? देखो तुम्हें कितना पसीना आ रहा है। अजी, अगर मैं जगती नहीं तो तीनों दीदी की नींद खराब हो जाती है और ऐसे में उन्हें अच्छे से सोने की बहुत जरूरत है। हाँ, सबका ख्याल रखती हो, बस अपना नहीं। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह तीनों टहलती हैं तो पड़ोसी भी बोलते हैं कि तीनों नंद अपनी मासूम भाभी को बहुत परेशान करती हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दोपहर में तीनों नंद कुछ न कुछ अपनी क्रेविंग्स को लेकर खाने की डिमांड करती हैं और काजल कभी सूजी के मोमोज को, कभी आटे का पिज्जा बनाकर खिलाती है। इतने पर भी क्या भाभी, केसर दूध की जगह हल्दी का दूध देती हो, पिज्जा के नाम पर आटे का पिज्जा खिलाती हो। आपने तो हमारी प्रेगनेंसी टाइम की क्रेविंग्स की ब्रांड बचा दी है। कितने टाइम से हम अपने ससुराल में थे, एक चीज की कमी नहीं महसूस होने दी थी उन्होंने हमें। जो बोला सब लेकर आए, पर आप और भैया से कुछ नहीं हुआ। वही तो, यहाँ तक कि हमने अपनी नंदों की प्रेगनेंसी में भी उनका खूब ख्याल रखा, लेकिन आप चूक गई। तभी अचानक से अनामिका और शेफाली आकर कहती हैं, ओ रियली भाभी, रहने दीजिए, इतना भी झूठ मत बोलिए। अनामिका, शेफाली दीदी आप? हाँ, हम भाभी, शेफाली के बेटे का मुंडन होना है, इसीलिए मैं उसके साथ यहाँ पर आपकी भाभी को भी इनविटेशन देने आई थी। और देखो, तुक्के से मैं सही टाइम पर पहुंच गई। यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। डोंट टेल भाभी कि आपने हमारी प्रेगनेंसी में बहुत ख्याल रखा था। काजल भाभी ने तो आपकी यहाँ पर बहुत सेवा की होगी। यहाँ पर जरूरत की चीज भी नहीं होगी, फिर भी लाई होंगी आप तीनों के लिए। लेकिन आपने हम दोनों के लिए क्या किया? कुछ भी खाने का मन होता था तो घर के नौकर ही संभाल लेते थे। आपसे तो एक गिलास पानी नहीं उठता था, तो आप हमारा क्या ख्याल रखेंगी? सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ बनवाने का भी मन होता था, 36 बहाने तैयार रहते थे इनके। और यहाँ देखो, 36 तरह की इनको क्रेविंग्स होती है। अब खुद की जुबान के लिए प्रेगनेंसी को सहारा बना रही है। आप तीनों को शर्म नहीं आई अपनी भाभी को ऐसे परेशान करते हुए? कोई बात नहीं दीदी, जाने दीजिए। मैंने तीनों दीदी को खुश करने के लिए जो भी किया, दिल से किया, चाहे उसके लिए हम पर हो या नहीं। काजल भाभी, हम शर्मिंदा हैं। हमने आपको सच में बहुत परेशान किया। ये रियलाइज ही नहीं किया कि किस तरह आप हमारी इच्छाओं का जतन कर रही हैं। हाँ भाभी, और इसके बाद भी हम आपको सुनाते गए, उसके लिए सॉरी। लेकिन हम अब आपको और परेशान नहीं करेंगे। हमारा आखिरी महीना चल रहा है, हम अपने ससुराल में रहेंगे। कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अनामिका दीदी और शेफाली दीदी, आप ही रुक जाइए यहाँ। नहीं भाभी, हम यहाँ रुकने नहीं, सिर्फ इन्विटेशन देने आए थे। हाँ भाभी, दूसरे लोगों की तरह हम आपकी तकलीफ को बढ़ाना नहीं चाहते। ठीक है, पर थोड़ी देर बैठ जाइए। आइए आप दोनों बैठिए, मैं कुछ ठंडा लाती हूँ। तीनों प्रेग्नेंट नंदों को अपनी गलती का एहसास होता है। काजल पांचों नंद की अच्छे से आवभगत करती है, उन्हें शरबत मोमोज खिलाती है। इतने में राजेश भी आकर अपनी बहनों को साड़ी और खाने पीने का सामान रख देता है और अपनी बहनों को और उनकी नंदों को भी खुशी खुशी विदा कर देता है। आरती घर के बाहर बैठकर हाथ पंखा कर रही है। बहू, लाइट आ चुकी है, अंदर आ जा। नहीं माँ जी, मैं यहीं ठीक हूँ। वैसे भी मुझे आंगन में बैठने की आदत है। बाहर बैठकर हाथ पंखा कर रही हो, इससे अच्छा कमरे में कूलर के पास आकर बैठ जाओ। परिवार वालों के कहने पर आरती कमरे में आती है तो वहीं कमरे में बैठी एक पंखा और कूलर चलाने के बाद भी शीतल को गर्मी लग रही होती है। ना ही पंखा हवा दे रहा है और ना ये कूलर। कैसा बेकार कूलर है। शीतल, अगर ऐसे ही कूलर के पास बैठी रहोगी तो कमरा ठंडा नहीं होने वाला। हम लोग कूलर में ही रहते, कूलर चलने से ही राहत मिलती है। अमित के कहने पर शीतल कूलर से थोड़ी दूर हो जाती है और तभी लाइट चली जाती है, जिसके बाद गर्मी से बौखलाई हुई घर के बाहर शीतल दरवाजा खोलकर बैठ जाती है।
तभी उसकी नजर आरती पर पड़ती है। तुम इतनी गर्मी में इतने आराम से बाहर कैसे बैठ सकती हो? हाँ, गर्मी तो बहुत है, पर मुझे इतनी गर्मी बर्दाश्त करने की आदत है। हल्की हल्की हवा भी तो चल रही है। हमारे गांव में कूलर पंखे नहीं हुआ करते थे, तो हम ऐसे ही बाहर की हवा में आंगन में बैठते थे। अरे, मैं तो भूल ही गई थी, माँ जी की बहन की बहू तो गांव की है। तुम्हें तो धूप भी अच्छी लगती होगी। खैर, मैं कैसे घर में आ गई? इस घर में तो एसी भी नहीं है। मैं एसी में सोने वाली, कैसे इस गर्मी में यहाँ रहूंगी? गर्मी से परेशान शीतल अंदर बाहर कर रही होती है तो आरती आराम से कुर्सी पर बैठी होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात। माँ, देखो ना, भाभी अभी भी आंगन में ही खाट पर सो रही हैं। तभी शांति आरती के पास आकर कहती है, बहू, आंगन में क्यों सो रही है? कमरे में कूलर चल रहा है, तू कमरे में क्यों नहीं जाती? सास की आवाज सुनकर आरती नींद में उठकर बैठ जाती है। माँ जी, मुझे कूलर की हवा पसंद नहीं। मुझे डर है कि मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, और वैसे भी मुझे तो सुकून आंगन में ही सोकर मिलता है। मेरी तो आदत है आंगन में सोने की। पर बहू, मैं तुझे ऐसे आंगन में तो सोने नहीं दे सकती। पड़ोस में ही तेरी मौसी सास रहती है, उसकी बहू शहरी है। अगर उसे पता चलेगा कि मेरी गांव की बहू कूलर की हवा छोड़ बाहर आंगन में सोती है, तो वो तो मेरा बहुत मजाक बनाएगी पूरे गाँव में। वैसे भी वो मुझे बदनाम करने के मौके ढूंढती है, जलती जो है मुझसे। एक काम कर, तू छत पर जाकर सो जा, और हाँ, सुबह होने से पहले तू नीचे आ जाना, ताकि किसी की नजर तुझ पर ना पड़े। अपनी सास के कहने पर रात के 11:30 बजे आरती अपना बिस्तर लेकर छत पर सोने के लिए चली जाती है। तो वहीं कमरे में पंखे कूलर में सोने के बाद भी शीतल को पसीने आ रहे होते हैं, जिस वजह से रात के 11:30 बजे वो पूरा घर सिर पर उठा लेती है और सबको कमरे में बुलाती है और सब आते हैं। अमित, बबीता, माँ जी, कुछ करो। मुझसे अब ये और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। इस कूलर को देखो, इसमें से जरा भी हवा नहीं आ रही। मैं जब से भाभी यहाँ आई है, बस परेशान कर रही है हमें। आप इनके कमरे में एक और कूलर लाकर रख दो, ताकि खुद भी सो सके और हमें भी सोने दे। शीतल, बस आज की रात काट लो। मैं कल ही कमरे में एक और कूलर लगवाता हूँ। सोचा था शहरी बहू लेकर आऊंगी तो अपनी उस बहन को चिढ़ाऊंगी और पूरे गांव में दिखावा करूंगी, पर मैं शहरी बहू नहीं, खर्चीली बहू लेकर आ गई हूँ। लोगों को तो पता चलेगा तो क्या सोचेंगे। बेटा, कूलर लेकर आना तो छुपा कर लाना, और कोई पूछे तो मेरा नाम लेना कि माँ के कमरे का कूलर खराब हो गया, वरना इसकी वजह से तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आशा अपनी बहू से इतनी परेशान हो जाती है कि उसके कमरे में एक और कूलर लगवा देती है। एक और कूलर लगने के बाद भी शीतल को राहत नहीं मिलती। बहू उठ जा, पूरी दुनिया उठ गई और तू अभी तक सो रही है। सास की आवाज सुनकर शीतल उठकर बैठ जाती है। माँ जी, इस भयंकर गर्मी में पूरी दुनिया एसी में सो रही है और मैं कूलर में। वैसे मैं सारी रात सही से सो नहीं पाती। बहू, ऊपर देख, तेरे सर पर एक पंखा चल रहा है और कमरे में 2 कूलर, और तुझे अभी भी गर्मी लग रही है। कौन सी मिट्टी की बनी है तू? माँ जी, इस कूलर की हवा से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं एसी में सोने वाली लड़की हूँ। आप मेरे कमरे में अब एक एसी लगवाओ, तभी मैं आपकी सुनूंगी। अब भाभी ने तो आपकी नाक कटवाने की ठान रखी है। माँ, शीतल की इन हरकतों से परेशान आशा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो वहीं कुछ दिन बीतते हैं और छत पर सारी रात आरती को सही से नींद नहीं आती और वो छत पर ही रात भर घूमती है। कूलर चलाकर नींद नहीं आती और आंगन में माँ जी सोने नहीं देती। छत पर इतने चांद सितारे हैं कि मुझे यहाँ भी नींद नहीं आती। क्या करूँ? नींद ही नहीं आ रही है, पर छत पर तो सोना पड़ेगा। इतना बोल आरती छत पर बैठकर सोने लगती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है, सुबह हो जाती है और सुबह होने से पहले वो नीचे आ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब लाइट नहीं होती तो दोनों बहनें अपने अपने घर के दरवाजे पर बैठी होती हैं और उनकी बहुएं घर की बालकनी पर बैठी थीं। अरे शांति बहन, तुम्हारी बहू कौन सी मिट्टी की बनी? कभी नजर ही नहीं आती। उसे गर्मी नहीं लगती क्या, या तुम उसे बाहर नहीं आने देती? ऐसा नहीं है आंटी जी, मेरी सास बहुत अच्छी है। मैं बालकनी में ही बैठी हूँ। वहाँ क्यों बैठी हो बहू? थोड़ा बाहर आओ, देखो हवा चल रही है। और आशा बहन, अपनी बहू को भी बुला लो। चलो, किसी को तो मेरी चिंता है। सुन लिया माँ जी, गर्मी बढ़ती जा रही है, अब तो कुछ करो। शीतल के इतना बोलते ही आशा उसे अंदर जाने का इशारा करती है और शीतल अंदर आ जाती है। अरे बहन, तुमने तो अपनी शहरी बहू को ही डरा कर भगा दिया। मैंने उसे डरा कर भगाया नहीं है, बल्कि उसे पता है सास की इज्जत कैसे की जाती है। भले ही शहरी है, पर बहुत संस्कारी है मेरी बहू। हाँ, वो तो हम सब ने देख लिया, कितनी संस्कारी है तुम्हारी बहू। दोनों बहन आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं और तभी लाइट आ जाती है और दोनों की दोनों अपने अपने घर में जाती हैं, जहां कूलर चलाकर शांति अपनी बहू को बैठाकर लिविंग हॉल में समझाती है।
देखा बहू कैसे लोग चील की तरह नजर रखते हैं, इसीलिए तुम्हें सावधानी के साथ छत पर सोना है, ताकि कोई ये ना बोल सके कि मैं कैसे गांव की गंवार बहू लेकर आ गई जो कूलर में ना सोकर छत पर सोती है। तो वहीं आशा शीतल के कमरे में जाकर उसे सुनाती है, जो कूलर पंखा चलाकर बेड पर बैठी थी। बहू अच्छे से जानती हूँ घर में एसी लगने के चक्कर में तूने आज ऐसी हरकत करी। अरे जब मैं तेरे कमरे में 2 कूलर लगवा सकती हूँ तो एसी भी लगवा सकती हूँ। 2 दिन सब्र रख ले, पता नहीं कैसी खर्चीली बहू लेकर आ गई मैं। अपनी बहू से परेशान होकर आशा उसके कमरे में एसी लगवा देती है और शीतल अपने कमरे में एक पंखा, 2 कूलर और एसी चलाकर आराम से लेटती है। आज लग रहा है ना कि मैं एसी में सो रही हूँ, आज तो मेरी नींद अच्छे से पूरी होगी। शीतल, तुम्हें अपना कमरा इतना ठंडा चाहिए था? ऐसे कमरे में तो मैं 2 मिनट भी खड़ा नहीं रह पाऊंगा। तुम अकेली सोना यहाँ पे। वहीं आरती कमरे में तकिया चटाई लेकर खड़ी थी, जिसे देख रवि कहता है, कूलर से देखो कमरा कितना ठंडा हो रहा है और तुम छत पर सोने जा रही हो। अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे। खैर, अब तो मैं खुले में सोने की आदत है तो क्या ही कर सकते हैं, पर थोड़ा संभल कर। अब जहां एक तरफ शीतल 16 डिग्री पर एसी करके सोती है, तो वहीं छत पर बिस्तर लगाकर आरती सो रही होती है और उसकी पड़ोसन छत पर फोन पर बात करती आती है और आरती को छत पर सोता देख हैरान हो जाती है। अगले दिन कूलर की हवा में नाश्ता कर रही शांति के पास पड़ोसन आकर बैठती है और कहती है, शांति बहन, तुम्हारी बहू बेटे के बीच सब ठीक तो है? तुम्हारी बहू को मैंने कल रात को छत पर सोते देखा था। हाँ बहन, सब ठीक है। वो तो बहू के कमरे का कूलर खराब हो गया, बस इसीलिए वो छत पर सोने के लिए चली गई थी। शांति अपनी पड़ोसन से झूठ बोलकर बात संभाल लेती है। समय बीतता है और अब आरती शांति के कहने पर 1 बजे रात को छत पर सोने जाती है और 4 बजे नीचे आ जाती है, जिस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती। तो वहीं शीतल इतने ठंडे कमरे में सोती है कि उसके कमरे में कोई कदम रखने को तैयार नहीं होता है, इसलिए वो उसे कॉल करके बाहर बुलाते हैं। भाभी, माँ बुला रही हैं, आ जाओ। ये बात तुम मेरे पास आकर भी कह सकती थी। नहीं, आपके पास मैं नहीं आ रही, आपका कमरा कश्मीर बना हुआ है, आप भी थोड़ा संभाल कर एसी चलाओ। अच्छी, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे ऐसे ही एसी में सोने की आदत है। भाभी, आपकी आंखें लाल हो गई हैं, कुछ दिनों से आप छत पर सो नहीं पा रही। मैं तो कहती हूँ धीरे धीरे कमरे में सोने की आदत डाल लो, अगर ठंड लगे तो चादर ओढ़ लेना। नहीं काजल, मैं ठीक हूँ। दोनों बहुएं अपने परिवार की एक नहीं सुनती, जिस वजह से दोनों ही बीमार पड़ जाती हैं। घर में कूलर होने के बाद भी गर्मी की वजह से इतनी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर जी, दरअसल मेरी बहू गांव की है, इसलिए उसे खुले में सोने की आदत है। आंगन में मैं सोने नहीं दे सकती, इसीलिए मेरी बहू सबसे छुपकर छत पर सोती है, जिस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती और गर्मी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। आप डॉक्टर हैं, कुछ छुपा नहीं सकती, पर इस बारे में किसी को बताना मत। डॉक्टर आरती को दवाई देकर कुछ देर में शीतल के घर जाता है। अरे, कमरे को कश्मीर बना रखा है। पहले आप लोग एसी, कूलर, पंखा सब बंद कीजिए। कितना ठंडा घर है, इतने ठंडे में सोगी तो बीमार ही पड़ोगी ना। एक बहन की बहू है जिसे कूलर की हवा भी बर्दाश्त नहीं है और आंगन में या छत पर सोना पसंद करती है। वहीं एक शहरी बहू है जिसने एसी चलाकर कमरे को शिमला बना रखा है। बातों ही बातों में डॉक्टर दोनों बहन की बहू का सच एक दूसरे को बताकर चले जाते हैं, जिसके बाद शीतल एसी बंद करके रहने की कोशिश करती है, तो वहीं आरती भी कूलर की हवा में रहने की कोशिश करती है। पर जब शीतल को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो वो बाहर निकलती है, तो वहीं कूलर की हवा से आरती को ठंड लगती है और वो भी बाहर जाती है, जहां दोनों का आमना सामना होता है। कैसी इंसान हो तुम? तुम्हें इतनी गर्मी में भी कूलर की हवा बर्दाश्त नहीं कर पाती? तुम कैसी हो जो इतनी गर्मी में एसी, 2 कूलर सब चलाकर घर को शिमला बनाकर बैठी रहती हो ताकि कोई और तुम्हारे कमरे में ना आए? उन दोनों की आवाज सुनकर दोनों की सास और कुछ पड़ोसी भी घर के बाहर आते हैं। अरे देखो बहन, जैसे इन दोनों की सास जो कि बहन है आपस में सारी जिंदगी लड़ती रही, ये दिखाने के लिए कि उनकी शादी अच्छे घर में हुई है, इसी तरह अब उनकी बहुएं भी आपस में लड़ रही और ये दिखाने की कोशिश करी कि कौन किससे ज्यादा बेहतर है, पर असल में ये दोनों ही एक जैसी हैं। उस दिन पड़ोसी की ये बात सुनकर शांति और आशा के साथ उनकी बहुओं की भी नजरें झुक जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों दिखावा करना बंद कर देती हैं और एक दूसरे के गले लगकर माफी मांगती हैं। साथ में उनकी बहुएं भी मौसम के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करती हैं।